वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कितनी टाइप की आपकी रिएक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है। ये भी देख लिया था कि आपका जो अभिकारक होता है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो दाएं साइड लिखा रहता है, जो बाएं साइड लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका दाहिने साइड लिखा रहता है अभिकारक का, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। यह चीज हो गया था। तो अब हम आज इसी का आगे से शुरू करेंगे ग्राफ। तो हेडिंग डालिएगा ग्राफ, ठीक। ये रही आपकी रिएक्शन। एक कोई एक ए है, ये आपका अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। और ये क्या है आपका? बी क्या कोई है? उत्पाद है। उत्पाद है, ठीक है। बात समझिएगा। अब जब आपका समय t बराबर 0 है, t बराबर 0 है, तब इसकी कंसंट्रेशन हम मानते हैं कि कितनी है? ए है। कितनी कंसंट्रेशन है? ए है। यानी कि अभी आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, उस समय पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है? स्मॉल ए है। बी की कंसंट्रेशन आपकी क्या है? 0 है। अब कह रहा है कि टी समय बाद, एट टाइम टी पर, एट टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही है? एक्स हो गई। कितनी हो गई? एक्स हो गई। तो ये कंसंट्रेशन कहां से आई है? ए माइनस एक्स से। ए माइनस एक्स से। कैसे? कि भाई देखिए, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। तो कितनी घटेगी? जितनी कंसंट्रेशन बी की बढ़ेगी। तो ए की कितनी घटी? एक्स घटी। तो बी की कितनी बढ़ी? एक्स बढ़ी। पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं, अब ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या है। ग्राफ हम लोग बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, सांद्रता वर्सेस समय का ग्राफ। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता वर्सेस, सांद्रता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता वर्सेस टाइम का ग्राफ, समय, टाइम, ठीक है। ये ग्राफ हमें देखना है। इसमें देखते हैं कि आपका ए का उत्पाद क्या है? ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? समय के साथ घट रही है। समय के साथ क्या हो रही है? घट रही है। तो ये रहा आपका ए की कंसंट्रेशन, यहां से शुरू किया और ये यहां पर आ गया। तो ये किसकी है? आर ए है। ये क्या है? आर ए है, ठीक है। और फिर आपका कह रहा है कि आपकी बी की कंसंट्रेशन कहां से शुरू होती है? 0 से। कहां से शुरू होती है? ये आर ए का मतलब किसका है? ये ए अभिकारक की दर है। किसकी दर है? अभिकारक की दर, अभिकारक की दर है, ठीक है। अब यहां पर आपका बी कहां से शुरू होता है? 0 से। तो इस भाई शुरुआत में कितना है? 0। और एक समय बाद इसकी कंसंट्रेशन ये कितनी हो जा रही है? आर बी, उत्पाद की दर, उत्पाद की दर। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि एक समय आपका ऐसा आएगा, किसी समय पर ऐसा आएगा कि जब आपकी ए की सांद्रता और बी की सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां पर ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी ए की सांद्रता किसके बराबर है? बी की सांद्रता के। तो मैं इसको पॉइंट डी नाम दिए, या पी पॉइंट नाम दिए दे रहा हूं। और यहां पर लिखिएगा पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर ए की सांद्रता, सांद्रता बी की सांद्रता के बराबर, बी की सांद्रता के बराबर है, बराबर है, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब देखिए, अब एक बात और है कि जो आपकी अभिकारक की दर होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो लिखिएगा ये कैसी होगी?
ये निगेटिव होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसी होगी? निगेटिव। और जो आपकी उत्पाद की दर होती है भाई, ये देखिए ना, ए क्या हो रहा है? घट रहा है। बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बी कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। कैसा हो गई? पॉजिटिव होती है। इसकी दर कैसी होती है आपकी? धनात्मक होती है। क्लियर है? अब यार इनकी, यदि आपके उत्पादक की दर यानी कि पॉजिटिव है, उत्पादक की दर क्या है? पॉजिटिव है, तो आपकी रिएक्शन की दर भी क्या होगी? धनात्मक होगी। अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये भी आपको लिखना है कि अभिक्रिया की दर भी धनात्मक होती है। अभिक्रिया की दर भी धनात्मक होगा, की दर भी धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है? क्योंकि हमें मतलब किससे? उत्पाद से। उत्पाद पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये हमेशा सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक समय बाद ऐसा होगा फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ये आर क्या है भैया? आर है आपका अभिक्रिया की दर, यानी इनका कंसंट्रेशन है, अभिक्रिया का वेग है। तो आर बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, सांद्रता बटे समय। ये सब सारी चीजें आपको पता है, तो पहले आप इसे छाप लो, फिर आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों, अब अगला शुरू करते हैं। इसी में है, अब डालिएगा वेग या दर के प्रकार। वेग के प्रकार, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, इसमें पहला आपका होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट यानी कि औसत दर, औसत वेग, औसत दर कह लो या वेग कह लो, औसत वेग। ठीक है, दूसरा आपका होता है तात्क्षणिक दर या वेग। क्या होता है? तात्क्षणिक दर या वेग। ये सब सारी चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। तो अब देखते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो पहली जो है, आप हेडिंग लगाइएगा औसत दर। क्या लगाएंगे? औसत दर। औसत दर। तो इसमें आपको क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर निकाली गई दर क्या कहलाती है? औसत दर कहलाती है। तो लिखिएगा किसी निश्चित समय अंतराल पर निकाली गई दर क्या कहलाती है? आपकी औसत दर कहलाती है। औसत दर कहलाती है। पहले इसको नोट करिए। अब आर बराबर क्या पढ़ा था आपने? भाई औसत दर है ना, आर एवरेज में लिखे दे रहा हूं। क्या था? सी फाइनल माइनस के इनिशियल। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन फाइनल माइनस का कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस का टाइम इनिशियल। तो इतने टाइम के इंटरवल पे जितनी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वह क्या कर रहा है? औसत दर कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत दर। यानी कि मैं इसी को क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा का क्या मतलब है? चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। भाई ये इसको कितना चेंज होने में कितना समय लग रहा है, ये वह चीज हो गई। ठीक है, अब यदि आप इसे ग्राफ के थ्रू बदलना चाहें, ग्राफ के थ्रू यदि आप इसे पढ़ना चाहें, करना चाहें, तो देखिएगा इसका ग्राफ देखिएगा। मैं सिर्फ एक ग्राफ बना रहा हूं एक के लिए। ये आपका क्या रहा? आर ए रहा। क्या रहा?
आर ए रहा, ठीक है। ये आपका टाइम है और ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या है, कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता है, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा, आपकी कंसंट्रेशन शुरुआत में ए के लिए क्या रहती है, अधिक रहती है। तो हमने मान लिया कि यहां पर कंसंट्रेशन ये आपकी कितनी है, C1 है। कितना है कंसंट्रेशन, C1 है। और यहां पर आपका टाइम क्या है, T1 है, T1 समय के लिए। फिर कुछ समय बाद वो क्या कर रहा है कि आपकी ये कंसंट्रेशन आपकी कितनी है, C2 है। भाई कुछ समय बाद ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए क्या है आपका, अभिकारक है। अभिकारक की कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता घटती है ना मेरे भाई। तो अभिकारक की सांद्रता घटी, C1 से कहां पर आ गई, C2 पर। और ये इसके लिए कितना समय लगेगा, T2 समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, T2 समय लग रहा है। पहले ये बताओ क्लियर हुआ। 1 मिनट में टाइम को और थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं। ये रहा आपका टाइम बता रहा है, ठीक है। चलिए ये चीज रहा। तो यहां से इनके बीच का जो अंतर है ये वाला, ये क्या दे रहा है, ये डेल्टा C दे रहा है। और ये यहां से यहां के बीच का अंतर क्या दे रहा है, डेल्टा T दे रहा है। यहां से देखो तो आर एवरेज, औसत दर बराबर कितनी हो जाएगी, औसत दर बराबर आपका हो जाएगा C फाइनल। फाइनल आप कहां पर पहुंच रहे हैं, C2 पर। इनिशियल कहां पर है, 1 पर। तो C2 माइनस का C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस का T1। पहले ये बताओ ये क्लियर है। चलिए अच्छा, अब आप यहां से देख के बताइएगा। ऊपर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब C2 क्या है, छोटा है। छोटे में बड़ी संख्या घटेगी तो क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यानी कि ये कैसा रहा, निगेटिव रहा। क्या रहा, नेगेटिव। ऊपर वाली जो भी संख्या आएगी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। क्योंकि छोटी संख्या में यदि बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा रिजल्ट आपका निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए ये रहा। अब T2 आप इस तरफ आने पर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर क्या है, समय कम है। तो यानी कि नीचे की संख्या पॉजिटिव ही रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो आपका आर एवरेज जो आपका आया है किसके लिए, अभिकारक के लिए, वो कैसा आएगा, नेट निगेटिव आएगा। ये चीजें थी, ठीक है। तो क्या बताना है, बताना यह है कि ये जो आपका औसत दर है, यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि जो आपका औसत दर है वह आपकी दर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, लिखिएगा यहां पर। अब देखिए भाई, आप एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो आप किसी भी समय कैसे बता सकते हैं ना, आपने पूरी चाल बता दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप मतलब यहां से दिल्ली जा रहे हैं, कहीं से भी अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात समझो ना यार, जब आप दिल्ली जा रहे हैं तो हर जगह आपकी स्पीड बराबर नहीं रह सकती। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे, भैया यार मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस जगह पर क्या थी, लेकिन औसत बता सकता हूं। तो यानी कि औसत आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहीं पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि औसत दर, औसत दर, औसत दर अभिक्रिया की, अभिक्रिया के दर की निश्चित मान नहीं दे सकता है। क्लियर हुआ, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा था, इस पर पहला आपने औसत दर पढ़ लिया, दूसरा है तात्क्षणिक दर। क्या है, तात्क्षणिक दर या वेग, जो भी आपको कहना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि देखिए, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, निश्चित समय का मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे पूछ ले कि 25वें सेकंड पर, किस पर, 25वें सेकंड पर, ना कि 25 सेकंड पर। बात में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। 25वें सेकंड पर और 25 सेकंड में बहुत अंतर है, ठीक है।
25 सेकंड का मतलब कि 0 से लेके 1 से लेके 25 सेकंड तक का समय हो गया, ठीक है। अब 25वें सेकंड का मतलब क्या हो कि आपको 24वें सेकंड में नहीं 25वें सेकंड में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो तात्क्षणिक दर का मतलब है, लिखिएगा कि किसी निश्चित क्षण के लिए, निश्चित क्षण के लिए निकाली गई दर तात्क्षणिक दर कहलाती है। तात्क्षणिक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? तात्क्षणिक दर कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर, तात्क्षणिक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। तो आर इंस्टेंट मतलब किसी एक इंस्टेंट पर, उसी पल पर, यह होता है dc/dt। क्या है? dc/dt। बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, लेकिन इस सुंदर का मतलब समझो। सुंदर का मतलब यह है कि आपकी जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वह बहुत कम हो रहा है, और जो आपका समय में जो चेंज हो रहा है वह भी बहुत कम है। यहां पर मतलब क्या है? बात समझो कि dt आपका बहुत छोटा है। किससे? डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मतलब है समय अंतराल, dt का मतलब है कि उसी समय पर। याद करो कक्षा 11 फिजिक्स में जब हम किसी की क्या निकालते थे? चाल निकालते थे, वेग निकालते थे, स्पीड निकालते थे, एक्सीलरेशन निकालते थे, तो क्या करते थे? यदि हमें वेग जो है मतलब कि जो आपका दूरी है वो आपका किसका फंक्शन है? समय का फंक्शन है, समय का रूप में दिया हुआ है, टी का फंक्शन है, तो क्या करते थे? उसको टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष उसका क्या करते थे? अवकलन करते थे। तो सेम चीज यहां पर भी करना है। dc/dt आपको क्या देगा? यही। और dc/dt की यदि बात करूं तो एक तरीके से ये क्या दिख रहा है? स्लोप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्लोप दिख रहा है। स्लोप मतलब प्रवणता है। क्या है? प्रवणता है। अच्छा, आपका आर एवरेज जो होता है वो भी आपका आर इंस्टेंट के बराबर हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब यहां पर t टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा t टेंस टू 0 हो जाएगा। जब लिमिट लग जाएगी डेल्टा t टेंस टू 0, मतलब कि डेल्टा c/डेल्टा t एंड डेल्टा t टेंस टू 0 की ये बहुत छोटा सा समय अंतराल है। तुरंत खिच मतलब समझ रहे ना कि जैसे 25वां सेकंड, जैसे घड़ी का समय चलती है टिक टिक टिक, तो ये टिक टिक के बीच में जो समय है वही क्या है? आपका डेल्टा टी। किसके लिए? जब आपका इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आर इंस्टेंट जो आप लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? dc/dt। और ये क्या है? स्लोप है। तो अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं, मुद्दे की बात देखते हैं। ये आपका रहा क्या रहा? टाइम इधर, और ये आपका क्या रहा? कंसंट्रेशन, सांद्रता। ये रहा आपका आर ए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें? किसी एक पॉइंट पर यदि हम निकालें इस पर, तो क्या करेंगे? इसको खींच लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये समय अंतराल में जो चेंज हो रहा होगा कितना है? dt है। ये कितना है? कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है dc है। खत्म बात। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, यानी कि जो इसका जो स्लोप आएगा, क्या आएगा? स्लोप आएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा मतलब प्रवणता यदि देखो तो कितना आ रहा है? प्रवणता है dc/dt। क्या है? dc/dt। और dc/dt आपका कितना है? प्रवणता को किससे लिखते हैं? tan थीटा से। किससे लिखते हैं? tan थीटा से। तो ये चीज है। तो यानी कि यदि आपको किसी पल पर आपको क्या चाहिए?
वेग चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। और किसी पल पर जो हम दर निकालते हैं, किसी एक इंस्टेंट पर जो दर निकालते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होती है। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट डाल के, क्या लिखेंगे कि तात्क्षणिक दर द्वारा, तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर अभिक्रिया का, अभिक्रिया की निश्चित दर देता है, निश्चित दर देता है। ठीक है, छाप लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो। तो देखिए, अब आपकी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिएगा अभिक्रिया की, अभिक्रिया की दर के लिए पद, मतलब कैसे करेंगे, पहले ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि आपकी कोई अभिक्रिया है, कौन सी है, M1A प्लस का M2B, ठीक है, और ये बना रहा है N1C प्लस का N2D। ठीक है, जहां पर A, B, C और D क्या है, A, B क्या है, आपका अभिकारक है, मतलब A और B अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, C और D आपके उत्पाद है, मतलब कि अभिक्रिया के फलस्वरूप यह बन रहे हैं। M1, M2, N1, N2 यह है आपके स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक क्या है, आपके कांस्टेंट। तो लिखिएगा यहां पर M1, M2, N1 एंड N2 स्टोइकोमेट्री, यार हिंदी में भी स्टोइकोमेट्री को स्टोइकोमेट्री ही कहते हैं, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। स्टोइकोमेट्री नियतांक है, क्या है, नियतांक। अब देखिए इसका जो है हम लोग कैसे यूज करेंगे, जब आपका न्यूमेरिकल आप में होगा, जब क्वेश्चन होंगे तब देखिए कैसे यूज करते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है कि हम क्या लिख दे रहे हैं, RA, A के परिवर्तन की दर, और ये कितना होता है, जो यहां पर जो भी वैल्यू लिखी रहेगी A के साथ, वो किस में आ जाएगी, अपान में आएगी, किस में आएगी, अपान में। मतलब कि मैं एक तरीके से इसे क्या लिख सकता हूं, 1/M1। क्लियर हुआ, 1/M1 इंटू RA। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 1/M2RB के। ठीक है, यह बराबर होगा 1/N1RC के, यह बराबर होगा 1/N2RD के। ठीक है, और ये बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, किसके बराबर होगा, रिएक्शन की दर के, रेट ऑफ रिएक्शन। ये बराबर किसके है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का रेट है, दर है, रिएक्शन की दर। क्लियर हुआ। तो ये वाला जो फार्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल। बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा चीज आई है, इसको हम लोग छाप लिया। अब देखो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, बस ध्यान देने वाली चीज है कि हमें इसे कैसे करना है। यदि हम इसे ढंग से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अभिकारक का दर क्या होता है मेरे भाई, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अभिकारक के साथ में माइनस साइन लगा सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस का 1/M1
बात समझ में आई कि माइनस क्यों लगा है? माइनस इस वजह से लगा है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डी आर ए बराबर में क्या कब लिख सकता हूं? जब आपका समय क्या हो, डेल्टा टी चेंज टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहां से मैं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्लियर हुआ। अब मैं इसी को लिख सकता हूं माइनस का 1 अपान m2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? बी की, डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये क्या है आपके? तो ये क्या है? उत्पाद है ना। तो उत्पाद तो क्या होंगे मेरे भाई? उत्पाद तो आपके क्या है? पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि उत्पाद की जो सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1 अपान n1 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी, प्लस का 1 अपान n2, ये सॉरी प्लस का क्यों, इज इक्वल टू प्लस का 1 अपान n2 कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक आप अवकल के रूप में, अवकलन के रूप में यदि लिखें तो कैसे होगा? इसको भी देख लो। तो देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 अपान m1, और ये क्या है? कंसंट्रेशन किसकी है? ए की। तो कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट से, कल के लेक्चर पे बताया था, पिछले लेक्चर पे, अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान m2 कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? बी की, लिख दिया डी टी, ये इज इक्वल टू प्लस का 1 अपान n1 कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? सी की, डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस का 1 अपान n2 कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? डी की, डिवाइडेड बाई डी टी, ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के मेरे भाई। यप, ये चीज है। तो अवकल फॉर्म क्या है? ये वाला है। ठीक है, छाप लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा ना। जहां पे ब्रैकेट क्या बता रहा है? ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये आपकी कंसंट्रेशन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? बड़ा ब्रैकेट आपको ये बता रहा है। ये किसका साइन है? कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का साइन है मेरे भाई। ठीक है, छापो इसे। चलिए, अब जो है हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या है? एग्जाम्पल करते हैं पहले ना। अब इतना कर लिया तो एग्जाम्पल तो बनता ही है। लिखिएगा, निम्न समीकरण का, निम्न समीकरण का अवकल रूप लिखें, अवकल रूप लिखें, या लिखिए जो भी। ठीक है, इसमें पहली आपकी रिएक्शन है N2 प्लस का 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। दूसरी आपकी रिएक्शन क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है 2A प्लस का हाफ B इज इक्वल टू, ये आपका बन रहा है 2/3C, 2/3C प्लस का 3D, सॉरी कितना दिया हुआ है? 3D बना रहा है। अब देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले वाले का मैं किए दे रहा हूं, दूसरे वाले का आप लोग ट्राई करिएगा। देखो, ये क्या है? N2 और H2 क्या है? अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो इसको क्या लिखता है? माइनस का 1 अपान में क्या है? आगे क्या है? 1 लगा हुआ, तो 1 अपान 1 करने का कोई मतलब नहीं है, माइनस ही आएगा। ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt, ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? यहां ये भी अभिकारक ही है ना, तो माइनस का क्या आएगा? ये 3 है तो अपान में आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt, ये हो गया ना।
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अब ये प्लस का होगा ना, ये प्लस का होगा क्योंकि ये क्या है, उत्पाद है, और ये कैसा है, 2 है, तो किस में आएगा, अपान में, 1/2। और ये कितना हो, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई dt। ओ दैट्स इट, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, ये क्या है, अभिकारक है, मतलब किस में है वह, ऋणात्मक, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ये भी माइनस का होगा तो माइनस का 1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई dt। इसी तरीके से ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 3/2, 1 अपान करके लिखेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ DC की कंसंट्रेशन डॉट dt इज इक्वल टू प्लस का 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई dt। ये क्लियर हुआ। देखिए अभी ये बता दीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट पर बता दीजिएगा, अदरवाइज मेरा नंबर है, मुझे आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, क्योंकि यदि ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाप लिया, ठीक है। दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर अदर क्वेश्चन, ओके। नाउ आई विल erase this। मुद्दे की बातें हैं, सब पता होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन बाय, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपका कोई रिएक्शन है जो दिया हुआ है, 2A चेंज हो रहा है किसमें, 3B प्लस का 1/3C में चेंज हो रहा है। कह रहा है कि B की कंसंट्रेशन, लिखिएगा B की सांद्रता 0.2 मोलरिटी से 0.6 मोलरिटी में बदलती है, में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लेती है। तो एक के डिसअपीयरेंस को क्या कहते हैं, मतलब उसको मैं इसे डिसअपीयरेंस ही लिखे दे रहा हूं कि मतलब वो दिखना बंद हो जाए। तो ए के डिसअपीयरेंस की दर तथा अभिक्रिया की दर बताइए, तथा अभिक्रिया की दर बताइए, अभिक्रिया की दर बताइए। ये क्वेश्चन पहले इसे छाप लो, ढंग से उतार लो, फिर करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक आपको रिएक्शन क्या दी हुई है, 2A से क्या बन रहा है, 3B प्लस का 1/3C ये बन रहा है।
कह रहा है कि बी की सांद्रता 0.2 मोलरता से 0.6 मोलरता में परिवर्तित होने में कितना समय लेती है? 10 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है मेरे भाई? 10 मिनट का समय लेती है। तो कह रहा है ए के डिसअपीयरेंस होने के, भाई अब डिसअपीयरेंस का मतलब समझ लो क्या है। डिसअपीयरेंस का मतलब है कि देखिए ए की कंसंट्रेशन घटती जाएगी तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रही है? बढ़ भी रही है, बढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उत्पाद है। उत्पाद की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। तो किसकी घटेगी? ए की। तो ए की डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन घटना। ए धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अभिक्रिया से ए देखो उत्पाद के रूप में क्या मिला? ये वाला क्या हो जाएगा? ए कैंसिल, हट जाएगा। भाई अभिक्रिया जब होगी तो आपको क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा ना। कोई चीज आपने मिला दिया तो अब वो आपको क्या मिलेगा? वो ओरिजिनल चीज चली गई, क्या मिलेगा? अब आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो ये चीज मिल रही। तो कह रहा है कि ए ओझल हो गया, ए हट गया, तो उसकी दर बतानी है कि ए के डिसअपीयरेंस की कि मतलब किस तरीके से ए खर्च होगा, ए की कंसंट्रेशन कैसे घटेगी, उसकी दर बताना है और आपकी अभिक्रिया की दर भी बताना है। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों ने तत्काल प्रभावपूर्ण से तुरंत किया हुआ है। क्या किया हुआ है? आपने किया हुआ है कि इसका देखो डिफरेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, अवकलन का रूप लिख दें तो कितना हो जाएगा? -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई dt। ये बराबर होगा किसके? प्लस का 1/3। अच्छा प्लस का क्यों किए? उत्पाद है। कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई dt। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1/3 से तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई dt। ये चीज रहा। और ये क्या देगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन। कितना रहा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो आरबी क्या है? आरबी भाई ना, आरबी क्या है मेरे भाई? यहां से यही तो आरबी है। आरबी का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। बी का चेंज होने की दर दे रखा है। कितना दे रहा है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कितना दिया हुआ? सी फाइनल कितना दिया हुआ मेरे भाई? इतने से इतने में चेंज हो रहा है। तो पॉइंट, मैं इसे फिर से लिखे दे रहा हूं, सी फाइनल माइनस का सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी डेल्टा टी, क्योंकि वो समय तो टोटल दिया हुआ है कि 10 मिनट लेता है, तो कोई नहीं। सी फाइनल कितना है मेरे भाई? सी फाइनल देखो तो 0.6 से कहां पर जा रहा है? 0.2 तक डिवाइडेड बाई 10 मिनट। यानी कि इसकी जो आर ए है, ए की जो दर है वो कितनी आ रही है? ए की दर आपकी आ रही है कितना? 0.4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा कितना? 0.04। 0.04। और वो भी किस में आएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये क्या किस में आएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। ये रहा। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन सब किसके बराबर है? इसी के तो बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देख लो। रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो बी क्या हो रहा है? 1/3 है। dB अपॉन dt क्या होता है? आरबी। कब? जब डेल्टा टी टेंस टू 0 है। तो ये है, लिखे दे रहे हैं, वहां पर भी लिखे थे। तो आरबी 1/3, ये तो यहां से हुआ मुड़े, और ये मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई dt। ये इसके बराबर है। तो यहां पर वैल्यू पुट किया, आरसिक वैल्यू कितनी आई है? 0.04। दैट्स इट। तो आप यहां से जो भी सारी चीजें हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन निकल आई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए के डिसअपीयरेंस होने की दर क्या है? तो अभी आपको क्या दिया हुआ है? ढंग से देखो। तो यहां से क्या दिया हुआ? -1/2 आर ए इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ? 1/3 आर बी, ये दिया हुआ है। क्लियर है? 3 का इधर मल्टीप्लाई, हमें क्या निकालना है? आर ए निकालना है। क्या निकालना है? आर ए। तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3, ये माइनस इधर लग जाएगा, इंटू आरबी की वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितनी आई थी? 0.04। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 0.08 डिवाइडेड बाई 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये
क्लियर है? आई होप समझ में आ गया। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिया। डिफरेंशियल फॉर्म के बाद देखते हैं कि हमें क्या पता है, बी का पता है, यानी डीबी अपॉन dt की जगह हम क्या लिख रहे थे, थोड़ा सा पेज पलटेंगे ना, जो एक्सप्रेशन मैंने पद लिखवाया हुआ था वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आरबी की जगह पर ये लिखा हुआ था। तो जब इसके पास जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना, ये इतना आ जाएगा। अब आपको क्या ना रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो डीबी अपॉन dt पता चल गया, तो यहां से 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन आ गया। अब आपको क्या पता करना है कि ए के अपीयरेंस की दर क्या बता रहे हैं, डिसअपीयरेंस की, तो जितना ए इसको और इसको बराबर कर देंगे, मतलब आर ए और आर बी। अब आर बी दिया हुआ, आर ए चाहिए, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। देखिए ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, आपका टेक्निकल इशू के कारण मैं अगला क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कुछ समस्या आ रही है आपके कैमरे पे। तो अगले लेक्चर पर हम लोग इससे आगे मिलते हैं। तो देखिए आपको आई होप ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा भी मुझे पढ़ाने में फायदा होगा। यदि आपका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आई विल क्लोज दिस chemistry series because I am not here to compensate any other. Okay, you have to follow me for any further examination. This type of question is also coming from your competition exams like as NEET, JEE Advanced, JEE Mains, and also coming from state level engineering exam, state level medical exam, state level university examination. So you have to prepare this. You have to more confident and more ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल होगा। यू हैव टू मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड फॉर योर स्टडी टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स योर स्टडी यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।